रहस्यमयी लकी ड्रॉ भाग 9। आकाश उठकर बैठ जाता है। ठीक है, चलो बाहर चलकर देखते हैं। आकाश पलंग से उतरता है और कॉटेज का दरवाज़ा खोलता है। रमेश सिन्हा भी कॉटेज का दरवाज़ा खोलकर बाहर की ओर देख रहा था। वहाँ रमेश के पीछे से बबीता झांक रही थी। आकाश, क्या हुआ सिन्हा जी? ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? रमेश, वही सुनकर तो हमने दरवाज़ा खोला है। इतनी रात को ये घंटी की आवाज़ कहाँ से आ रही है? बबीता, मुझे तो लग रहा है वहाँ उस ओर से आ रही है। बबीता ने अपना हाथ पुराने महल की ओर उठा दिया। श्वेता सहमकर, उस पुराने महल में कौन होगा जो आधी रात को घंटी बजा रहा है? अचानक बबीता की धड़कन बढ़ने लगी। उसे लगा जैसे पास ही कोई खड़ा उसे देख रहा है। उसने अचानक मुड़कर देखा तो बगल वाले कॉटेज में ललिता ओबेरॉय दरवाज़ा खोलकर उसे ही देख रही थी। बबीता, ओह, आप कब आ गई? मैं तो डर ही गई थी। ललिता, आप लोगों की आवाज़ सुनकर मेरी नींद खुल गई। क्या हुआ? आप लोग इतनी रात को बाहर क्या कर रहे हैं? बबीता, हम लोगों को घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दे रही है, इसलिए बाहर आकर देख रहे थे कि कहाँ से आवाज़ आ रही है। ललिता ध्यान से सुनती है, फिर पुराने महल की ओर देखती है। वहाँ से आवाज़ आ रही है। ललिता के पीछे से ओबेरॉय जी आ जाते हैं। क्या हुआ? ललिता, पुराने महल से घंटी की आवाज़ आ रही है। नहीं, शायद घुंघरू की आवाज़ आ रही है। बबीता, हाँ, अब घुंघरू की आवाज़ आने लगी। श्वेता, घंटी की भी आवाज़ है और घुंघरू की भी। हाँ, अब दोनों आवाज़ें आ रही हैं। सभी की आवाज़ें सुनकर शर्मा जी, कुलश्रेष्ठ जी और विद्याचरण जी कॉटेज के दरवाजे खोलकर बाहर आ जाते हैं। बबीता, रात की भयानकता को उल्लू की आवाज़ और भी बढ़ा रही है, और साथ में ये घंटी और घुंघरू की आवाज़ें। लोग सही कहते हैं कि ये पुराना महल रहस्यों से भरा हुआ है। श्वेता, अब हमें क्या करना चाहिए? शर्मा जी, आवाज़ ही तो है, आने देते हैं। ओबेरॉय जी, मेरे दिमाग से चलकर देखना चाहिए कि वहाँ है कौन। कुलश्रेष्ठ जी, मैं तैयार हूँ, यदि चलना है तो चल सकते हैं। जानकी, नहीं, मुझे नहीं जाना, मैं तो यहीं रहने वाली हूँ। बबीता, हाँ, मुझे भी नहीं जाना। श्वेता, तो ठीक है, मैं भी यहीं रहती हूँ। आकाश, ये अच्छा है, हमको सोते से तुमने जगाया और अब तुम यहाँ रहोगी और हम लोगों को वहाँ भेज रही हो। श्वेता, यदि तुमको भी डर लगता है तो तुम भी मत जाओ। आकाश को संकोच में आकर बोला, नहीं, डर वर नहीं लगता, वो तो मैं ऐसे ही बोल रहा था। ओबेरॉय जी, तो ठीक है, चलो चलकर देखते हैं। पुराने महल में अभी तक कोई रात को गया भी नहीं, चलकर वो रिकॉर्ड भी तोड़ देते हैं। कुलश्रेष्ठ जी ओबेरॉय जी की बात पर मुस्कुरा देते हैं। बेटा विद्याचरण, तुम भी चल रहे हो क्या? विद्याचरण, ठीक है, चलिए। जानकी, मैं, बबीता जी, ललिता जी और श्वेता यहीं रहते हैं, आप लोग होकर आइए। शर्मा जी, ठीक है, हम लोग आते हैं। कुलश्रेष्ठ जी, एक लालटेन लेना चलना पड़ेगा, इतने अंधेरे में वहाँ ऐसे नहीं जा सकते। रमेश, एक लालटेन से क्या होगा? कम से कम 2 लालटेन ले चलना पड़ेगा, वैसे भी हम सभी उस जगह से अनजान हैं। शर्मा जी, तो हम सभी ने जो लालटेन अभी तक बंद रखी हुई है उनमें से ही 2 ले चलते हैं। विद्याचरण, नहीं, उन्हें रिजर्व ही रहने देना चाहिए, जो 4 जल रही हैं उनमें से ही 2 ले चलते हैं। कुलश्रेष्ठ जी, हाँ, आप सभी यहाँ एक साथ ही रहिए, हम लोग होकर आते हैं। सभी महिलाएं सहमति में सिर हिलाती हैं। ओबेरॉय जी, कुलश्रेष्ठ जी, सिन्हा जी, शर्मा जी, आकाश और विद्याचरण सभी पुराने महल की ओर चल देते हैं। एक लालटेन ओबेरॉय जी और दूसरी विद्याचरण अपने हाथ में लिए हुए था।
ओबेरॉय जी के साथ सिन्हा जी चल रहे थे और उनके पीछे विद्याचरण, कुलश्रेष्ठ जी, शर्मा जी और आकाश दवे चल रहे थे। कुछ ही देर में सभी 6 लोग महल के बड़े प्रवेश द्वार के सामने खड़े थे। आकाश ने पलटकर कॉटेज की ओर देखा तो लालटेन के पास चारों खड़े उन्हें ही देख रहे थे। विद्याचरण: हम क्या कह रहे थे? ओबेरॉय जी: क्या कह रहे थे? विद्याचरण थोड़ा सकुचाते हुए: अंदर चलें? ओबेरॉय जी ने सहमति में सिर हिलाया और सभी प्रवेश द्वार, जो बिना दरवाजे के केवल आर्च के रूप में था, में प्रवेश करते हैं। सामने गैलरी थी, जो कितनी लंबी है अभी तक किसी को भी पता नहीं था, क्योंकि दोनों लालटेन की रोशनी जहाँ तक पहुँच रही थी वहाँ तक सामने दीवार नजर नहीं आ रही थी। आकाश: ये आवाज़ें तो अभी भी दूर से ही आ रही हैं, लगता है महल के किसी आखिरी छोर से। ओबेरॉय जी: हाँ, लगता तो ऐसे ही है। लगभग 200 मीटर सीधे चलने के बाद गैलरी बाईं ओर मुड़ गई थी। सभी एक दूसरे को देखकर उस ओर मुड़ गए। बाईं ओर मुड़ते ही लालटेन की रोशनी बाईं ओर बने रास्ते में फैल गई। आकाश: वैसे हम इन आवाज़ों के पीछे क्यों जा रहे हैं? इन आवाज़ों से हमें कोई नुकसान तो है नहीं? ओबेरॉय जी: अरे अरे अरे, संभलो। शर्मा जी: हे भगवान। विद्याचरण: संभलिए अंकल। अचानक कोई बड़ा पक्षी गैलरी में सामने से उड़ता हुआ आता है, जिनके पंखों की फड़फड़ाहट की आवाज़ एवं हवा से सभी अपना संतुलन खो देते हैं और संभलने की नाकाम कोशिश करने के बाद जमीन पर गिर पड़ते हैं। एक लालटेन जमीन पर गिरती है और दूसरी दीवार के कोने से टकराती है। दीवार से टकराने वाली लालटेन टूटकर गिरती है और बंद हो जाती है। दूसरे लालटेन का जमीन पर गिरने के बाद कांच फूट जाता है, लेकिन अभी भी वह लालटेन जल रही थी। उजाला आधा हो चुका था, परिणाम स्वरूप अंधेरा बढ़ गया था। आकाश: क्या था ये? विद्याचरण: लगता है वही उल्लू था जिसकी आवाज़ हमें बाहर आ रही थी। शर्मा जी: इतना बड़ा? कुलश्रेष्ठ जी: जंगली होगा। ओबेरॉय जी: एक लालटेन तो गई। सिन्हा जी: कम से कम एक तो बची है और भगवान का शुक्र है कि वो जल भी रही है। विद्याचरण ने लालटेन को उठा लिया। सभी पुनः संभल कर खड़े हो गए। आकाश: मैं तो कहता हूँ कि हमें कॉटेज में लौट चलना चाहिए। ओबेरॉय जी: तुमको जाना है तो जाओ, यदि इतना ही डर लग रहा है तो यहाँ आए ही क्यों? आकाश को ओबेरॉय जी की बात पसंद नहीं आई। उसे पता था कि लालटेन एक ही बची है और वह बिना लालटेन के वापस भी नहीं जा सकता। एक बार उसने पीछे मुड़कर देखा तो सिवाय घनघोर अंधेरे के कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। शर्मा जी: अब सभी को एक साथ चलने में ही भलाई है। विद्याचरण: वो देखो, वहाँ साइड में शायद विशाल दरवाजा है। अब बताइए, सीधे चलना है या इसके अंदर? ओबेरॉय जी: चलो पहले इसके अंदर ही चलते हैं। हवा तेज चलने लगी थी, जिसके कारण साए साए की आवाज़ भी तेज हो गई थी। ठंड से भी सभी का बुरा हाल था। शर्मा जी: मुझे तो लगता है कि वो आवाज़ किन्हीं जानवरों एवं पक्षियों की होगी, जिसे ढूंढते हुए हम यहाँ तक आ गए हैं। सिन्हा जी: लगता तो ऐसा ही है, लेकिन कुछ देर में सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओबेरॉय जी: अब जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो अंदर घूम लेते हैं, पता भी चल जाएगा कि आखिर आवाज़ है किसकी। कुलश्रेष्ठ जी ने दरवाजे पर दोनों हाथ रखे और खोलने के लिए ताकत लगा दी। कुलश्रेष्ठ जी: बड़ा दरवाज़ा है, जरा हाथ लगवाइए। सभी दरवाजे को धक्का देते हैं। दरवाज़ा धीरे धीरे और आवाज़ के साथ खुलता है। विद्याचरण: हमेशा ऐसा ही क्यों होता है कि डरावनी जगह के दरवाजे डरावनी आवाज़ के साथ ही खुलते हैं? माहौल इतना डरावना हो चुका था कि इस बात से किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट तक नहीं आई। ओबेरॉय जी: विद्याचरण, लालटेन जरा ऊपर करो, हाल की साइज और ऊंचाई देखो, लगता है किसी का राज दरबार रहा होगा। विद्याचरण टूटे कांच वाली लालटेन को ऊपर उठाता है। सभी हाल की साइज देखकर दंग रह जाते हैं।
आकाश, यहाँ कुछ भी नहीं है। अभी भी आवाज़ें इस हाल के बाहर से ही आ रही हैं। कुलश्रेष्ठ जी, आकाश ठीक कह रहा है, चलो बाहर ही देखते हैं। विद्याचरण लालटेन लेकर हाल से बाहर आता है। सभी उसके पीछे पीछे चलते हैं। वहाँ देखो, वहाँ से महल के पीछे की ओर कोई रास्ता है। शायद उसी ओर से आवाज़ें आ रही हैं। रमेश सिन्हा ने एक छोटे से लोहे और लकड़ी से बने हुए दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा। लालटेन की रोशनी में वह दरवाज़ा ध्यान से ही देखा जा सकता था। सभी उस दरवाजे की ओर बढ़ जाते हैं। दरवाज़ा खिड़की से बड़ा लेकर पुराने महल के दरवाज़ों से छोटा था। ऐसा लगता था जैसे असामान्य परिस्थितियों में महल के बाहर जाने का रास्ता हो। शर्मा जी, कुलश्रेष्ठ जी, इस दरवाजे को खोलना है या इस ओर जो पूरा महल है वहाँ चलना है? हमें तो लगता है यहाँ से हम महल के बाहर निकल जाएंगे। आकाश, आवाजें तो यहीं से आ रही हैं। तेज शीतलहर से ठंड बढ़ती जा रही थी। कुलश्रेष्ठ जी ने कुछ सोचने के बाद कहा, ठीक है, इस दरवाजे को ही खोलते हैं। बहुत प्रयास करने के बाद दरवाजे में लगी लोहे की सांकल को खोला जा सका। अब जरूरत थी तो एक जोरदार धक्का मारने की। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और दरवाजे को खोलने के लिए ताकत लगा दी। दरवाजा खुलते ही हवा का तेज झोंका अंदर आया और घंटियों और घुंघरू की आवाजें तेज हो गईं। दरवाजे के पार घुप अंधेरा था। विद्याचरण दरवाजे के बाहर देखने के लिए लालटेन को बाहर की ओर करता है। बाहर चारों ओर झाड़ियां दिखाई देती हैं। कुलश्रेष्ठ जी, यहाँ तो कुछ नहीं दिखता। ओबेराय जी, वो देखो, झाड़ियों के पीछे बीचों बीच कुछ बना हुआ है। विद्याचरण, हाँ, शायद मंदिर नुमा कुछ बना है। शर्मा जी, छोटा सा मंदिर लगता है। कुलश्रेष्ठ जी, हाँ, घंटी की आवाज़ भी उसी मंदिर की है। तेज हवा और सन्नाटा होने के कारण यहीं से आवाजें जा रही होंगी। आकाश, अब चले या चलकर देखना है? ओबेराय जी, हाँ, लौटो भाई, इनको वैसे भी लौटने की ज़्यादा जल्दी है। दूर से कोई लंबी आवाज आती है। कुलश्रेष्ठ जी, कॉटेज की ओर से चीखने की आवाज़ है शायद। सभी एक दूसरे की ओर देखते हैं और फिर मुख्य दरवाजे की ओर तेजी से चल पड़ते हैं। शर्मा जी, ये तो जानकी की आवाज़ लगती है। कुलश्रेष्ठ जी, चिंता मत कीजिए, वहाँ पर और लोग भी हैं, हम भी वहीं चल रहे हैं। विद्याचरण के हाथ में लालटेन थी, लेकिन पैरों के असंतुलन के कारण वह तेजी से नहीं चल पा रहा था। आकाश भी श्वेता की चिंता में तेजी से लौटना चाहता था। आकाश ने जल्दी चलने के चक्कर में विद्याचरण से लालटेन मानो छीनने की कोशिश की, लेकिन इस आपाधापी में लालटेन जमीन पर गिरी और बुझ गई। शर्मा जी, अरे ये क्या किया? चारों ओर अंधेरा फैल गया। सभी वहीं खड़े हो गए। कुलश्रेष्ठ जी, जरा संभल कर, उस मुख्य दरवाजे को देखो, वहां हल्की सी चंद्रमा की रोशनी दिख रही है। उसी को आधार मानकर धीरे धीरे चलो। आकाश को अपनी गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन उससे कहीं अधिक उसे श्वेता की चिंता हो रही थी। लालटेन की अनुपस्थिति में पुराना महल और भी डरावना हो गया था। इस शोर में कुछ पंछियों ने आवाजें निकालना भी शुरू कर दिया था। जैसे तैसे वे सभी मुख्य दरवाजे पर पहुंच गए। अब चंद्रमा की रोशनी के कारण जमीन को हल्का हल्का देखा जा सकता था। कॉटेज की ओर देखा तो लालटेन के पास कोई एक नीचे लेटा हुआ था और बाकी उसके पास बैठे हुए थे। सभी लोग तेजी से कॉटेज की ओर चल दिए। पास पहुंचते ही शर्मा जी दौड़े और जमीन पर लगभग लेटी हुई जानकी के पास पहुंच गए। क्या हुआ जानकी? जानकी ने शर्मा जी को देखकर शर्मा जी के हाथों को थाम लिया। जानकी की आंखें लालटेन की रोशनी में भी लाल दिखाई दे रही थी। बबीता, हम लोग यहाँ खड़े थे, जानकी जी पीछे थी। अचानक ना जाने क्या हुआ, वे चीख पड़ी।
तब से हम लोग पूछ रहे हैं लेकिन वे कुछ बोल ही नहीं पा रही हैं। शर्मा जी, जानकी तुम ठीक हो ना? ऐसा क्या हुआ कि तुम चीख पड़ी? जानकी लगातार शर्मा जी को देख रही थी। कुछ देर बाद धीरे से बोली, पंडित जी, मैं खड़ी थी, अचानक ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने पीछे पलटने की कोशिश की लेकिन ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे रोक दिया हो। मैं वहीं खड़ी रह गई, इसलिए मेरे मुंह से चीख निकल गई। शर्मा जी, पीछे कोई था? हो सकता है इन लोगों में से कोई रहा हो और तुम डर गई हो। बबीता, वैसे हम लोग तो जानकी जी के सामने ही खड़ी थी, सबसे पीछे जानकी जी ही थी। फिर कुछ सोचकर बोली, हाँ शायद ललिता जी। ललिता, मैं तो अंदर वॉशरूम गई थी, मैंने वहीं से जानकी जी की चीख सुनी। शर्मा जी ने ललिता जी के चेहरे को पढ़ने की कोशिश की। अब तब ओबेरॉय जी ललिता के पक्ष में उतर आए थे। वैसे भी ये समय मजाक करने का तो है नहीं। ललिता को आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं? वो इस तरह का मजाक नहीं कर सकती। ललिता, नहीं, मैंने तो चीख सुनी तब बाहर आई। कुलश्रेष्ठ जी, अरे भाई, हम लोग एक दूसरे पर शक क्यों कर रहे हैं? शर्मा जी ने खुद को संभाला। हो सकता है जानकी, तुम्हारा भ्रम हो। आकाश, श्वेता तुम ठीक हो ना? श्वेता की आंखें डर के कारण सहमी हुई थी। हाँ ठीक हूँ। ओबेरॉय जी, कॉटेज के पीछे जाकर किसी ने देखा? कोई वहां तो नहीं था? ललिता, नहीं, हम लोग अलग नहीं होना चाहते थे इसलिए कहीं नहीं गए। कुलश्रेष्ठ जी, ये अच्छा किया। श्वेता, पुराने महल से जो आवाज आ रही थी, कुछ पता चला? आकाश, महल के पीछे पुराना मंदिर है, हवा के कारण उसी से घंटी की आवाजें आ रही थी। बबीता, ओह, और आप लोगों की लालटेन? आकाश और विद्याचरण ने एक दूसरे को देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। ओबेरॉय जी ने उन दोनों की ओर देखकर कहा, उनमें से एक गिर जाने से फूट गई और दूसरी। कुलश्रेष्ठ जी, अरे दोनों ही लालटेन गलती से गिरकर टूट फूट गई होंगी। चलो अपने अपने कॉटेज में चलते हैं, जितनी लालटेन बची हैं उनसे ही काम चलाते हैं। बाथरूम में रखी लालटेन को उपयोग में लो, क्योंकि एक बाहर और अंदर लालटेन होना जरूरी है। रमेश सिन्हा, हाँ, बाहर जंगली जानवरों को दूर रखने के लिए लालटेन जलना जरूरी है। अब तक जानकी उठकर बैठ चुकी थी। सभी उठे और अपने अपने कॉटेज की ओर चल दिए। जानकी ने शर्मा जी के हाथों का सहारा लिया और अपने कॉटेज में चली गई। रात के 2:30 बज रहे थे लेकिन अभी तक कोई सोया नहीं था। सभी अपने अपने कॉटेज में थे। जानकी लगातार कॉटेज की एक दीवार की ओर देख रही थी। शर्मा जी, जानकी अब सो जाओ, इतनी देर से तुम उस दीवार की ओर क्या देख रही हो? जानकी बिना कुछ उत्तर दिए पलंग पर लेट गई। रात के 3 बज चुके थे। आकाश सो चुका था लेकिन श्वेता अभी भी जाग रही थी। उसकी नज़र खिड़की की ओर थी। बाहर हवा चलने के कारण बाहर की लालटेन हिल रही थी और उसकी रोशनी और खिड़की के बीच लालटेन की पतली पाइप की परछाई खिड़की पर हिलती हुई पड़ रही थी। उसी परछाई को लगातार श्वेता देख रही थी। अचानक उसे लगा जैसे कि खिड़की पर हिलती हुई परछाई थम गई है, जबकि बाहर हवा चलने की आवाज़ अभी भी आ रही थी। श्वेता का इंजीनियर दिमाग कार्य करने लगा था कि अब जब हवा अभी भी पूर्ववत चल रही है तो अचानक से लालटेन का हिलना कैसे बंद हो सकता है। तभी खिड़की के दाएं कोने से एक परछाई निकलना शुरू हुई। धीरे धीरे उस परछाई ने लगभग आधे कांच को ढक लिया। श्वेता की धड़कनें तेज होती जा रही थी। श्वेता ने ध्यान से देखा तो उसे लगा
ये परछाई वैसी ही है जो पिछली रात जंगल में दिखी थी। तो क्या ये वही औरत है जो पिछली रात उस जंगल में थी? तो क्या ये मेरे पीछे ही पड़ गई है? अब तक श्वेता को स्वयं की धड़कनें सुनाई देने लगी थी। परछाई धीरे धीरे छोटी हो रही थी और औरत के चेहरे का स्पष्ट रूप लेती जा रही थी। सिर पर चुनरी परछाई में भी साफ दिखाई दे रही थी। श्वेता का इंजीनियर दिमाग अंदाजा लगा चुका था कि परछाई का छोटा होना स्पष्ट कर रहा था कि कोई लालटेन की ओर से खिड़की की ओर आ रही है। श्वेता अब और डर बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसके मुंह से चीख निकल गई। अचानक से शायद लालटेन फिर से हिलने लगी और परछाई पूरी खिड़की को हिलते हुए ढकने लगी थी। श्वेता की चीख से आकाश की नींद टूट गई। उसने देखा तो श्वेता पलंग पर डरी हुई अपने पैरों को अपने हाथों से समेटे हुई बैठी खिड़की की ओर देख रही है। आकाश उठा और श्वेता से बोला, क्या हुआ श्वेता, तुम चीखी क्यों? श्वेता के मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही थी। वह बामुश्किल आकाश की ओर देख पाई। आकाश, वहाँ वो खिड़की पर। श्वेता ने अपना हाथ खिड़की की ओर कर दिया। आकाश ने खिड़की की ओर देखा। क्या हुआ श्वेता? वहाँ तो लालटेन की परछाई है। हवा से लालटेन हिलने के कारण वह पतले तीली की परछाई भी हिल रही है। श्वेता ने पुनः खिड़की की ओर देखा तो उस औरत की परछाई गायब हो चुकी थी। सच में अब केवल वही पहले वाली लालटेन की तीली की परछाई हिल रही थी। श्वेता, लेकिन अभी वहां कोई थी। आकाश, कौन थी? श्वेता, शायद वही जिसे पिछली रात जानकी ने भी देखा था और उसी औरत की परछाई। आकाश, कैसी बात करती हो? तुम्हें कोई भ्रम हुआ होगा। श्वेता ने गुस्से से जैसे ही आकाश की ओर देखा, आकाश चुप हो गया। श्वेता, क्या मैं तुम्हें पागल दिखती हूँ? आकाश, ठीक है बाबा, अभी जाकर देखता हूँ कौन है। आकाश पलंग से उतरा, दरवाजे की ओर बढ़ा। श्वेता डर के कारण चादर को जोर से पकड़ती जा रही थी। शायद इसका उसे स्वयं भी अंदाजा नहीं था। आकाश ने एक झटके से दरवाजा खोला। श्वेता चीख पड़ी। आकाश ने घबराकर श्वेता की ओर देखा, लेकिन कुछ साफ दिखाई नहीं दिया। श्वेता, आकाश, ये मुझे ठीक से दिखाई क्यों नहीं दे रहा? आकाश ने कॉटेज के अंदर की लालटेन की ओर देखा। अरे श्वेता, लालटेन बुझ गई है। शायद गैस खत्म हो गई है, मुझे भी दिखाई नहीं दे रहा है। श्वेता बामुश्किल समझ पाई और कुछ क्षणों में खुद को संभाला। आकाश ने बाहर देखा तो हवा तेज थी, लेकिन कोई नहीं था। हवा से लगातार बाहर लटकी हुई लालटेन हिल रही थी। आकाश बाहर गया और लालटेन लेकर अंदर आ गया। आकाश ने दरवाजा बंद कर लिया और लालटेन को अंदर वाली लालटेन के स्थान पर टांग दिया। आकाश, तुम फालतू में ही डर रही थी, बाहर कोई नहीं है। अंदर वाली लालटेन गैस खत्म हो जाने के कारण बंद हो गई है। श्वेता, लेकिन अभी वहां कोई थी। आकाश, ठीक है कोई थी, लेकिन अब कोई नहीं है। आकाश झुंझलाकर बाथरूम की ओर गया और वहां से लालटेन ले आया। इससे पहले कि आकाश लालटेन जला पाता, दूसरी लालटेन भी बुझ गई। अब कॉटेज पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था। श्वेता, आकाश, 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 घबराओ नहीं, शायद ऑटो मोड काम नहीं कर रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, चालू हो जाएगी। तुम पलंग पर बैठी रहो। दोनों लालटेन एक साथ ही हम लोगों ने जलाई थी, इसलिए एक एक करके दोनों बंद हो गई। दोनों की गैस खत्म हो गई होगी। तीसरी जलाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ऑटो मोड में कुछ दिक्कत है। कॉटेज पूरी तरह से अंधेरे में डूब चुका था।
साथ में पुराने महल की ओर से पक्षियों की अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही थीं। डर का माहौल अपने चरम पर था। अचानक से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। श्वेता, आकाश, क्या तुम दरवाजे की ओर गए हो? आकाश, नहीं, मैं तो लालटेन जलाने की कोशिश कर रहा हूँ। श्वेता, तो फिर दरवाजे पर कौन है? दरवाजे पर फिर से किसी ने दस्तक दी। आकाश, इतनी रात गए कौन होगा? श्वेता, रहने दो आकाश, दरवाजा मत खोलना। आकाश और श्वेता दोनों ही दरवाजे के बाहर की आहट सुनने की कोशिश करते हैं। आकाश लालटेन के न जलने से परेशान होकर पलंग पर श्वेता के बगल में आकर बैठ गया। श्वेता चीख पड़ी, कौन? आकाश, अरे मैं हूँ श्वेता, लालटेन नहीं जल रही इसलिए तुम्हारे पास आकर बैठ गया हूँ। श्वेता ने आकाश का हाथ थाम लिया। दरवाजा फिर से किसी ने खटखटाया। आकाश, कौन है? कौन है दरवाजे पर? हम हैं आकाश जी, पंडित रामकुमार शर्मा। बाहर की लालटेन गायब है, आपको पता है कहाँ गई? शर्मा जी की आवाज़ सुनकर आकाश और श्वेता को थोड़ी राहत आई। आकाश हाथों से टटोलते हुए दरवाजे की ओर बढ़ा। धीरे से दरवाज़ा खोला तो सामने अंधेरे में शर्मा जी खड़े थे। थोड़ी बहुत चंद्रमा की रोशनी भी अंदर के अंधेरे के कारण बहुत ज़्यादा लग रही थी। आकाश, शर्मा जी, अंदर की लालटेन बंद हो गई थी तो मैं बाहर की लालटेन ले आया। शर्मा जी, हमारे कॉटेज की लालटेन भी बंद हो गई है, शायद उसकी भी गैस खत्म हो गई। हमने बाथरूम वाली लालटेन जला ली है। आकाश, हमारे कॉटेज के बाथरूम वाली लालटेन जल नहीं रही है और बाहर अंदर वाली दोनों लालटेन ही बंद हो गई हैं। अब अंधेरे में ही बैठे हैं। शर्मा जी, ओह, आप लोग चाहो तो हमारे कॉटेज में आ सकते हो, वहाँ कम से कम एक लालटेन तो जल ही रही है। जब तक श्वेता भी दरवाजे पर आ गई। आकाश, शर्मा जी के यहाँ ही चलते हैं, कम से कम वहाँ उजाला तो होगा। अभी वैसे भी 3:30 बजे हैं, अभी सुबह होने में देर है। आकाश और श्वेता ने वहीं से दरवाज़ा बंद किया और शर्मा जी के कॉटेज की ओर चल दिए। शर्मा जी ने श्वेता और आकाश को अंदर आने के लिए खुद से पहले जगह दी। जैसे ही श्वेता अंदर पहुंची, उसके पैर अचानक वहीं रुक गए। अंदर जानकी लालटेन हाथ में लिए अजीबोगरीब तरीके से लगातार लालटेन की ओर देख रही थी। पीछे से शर्मा जी अंदर आ गए। जानकी, देखो, आकाश और श्वेता भी यहीं आ गए हैं, उनकी लालटेन बंद हो गई है। ऐसा लगा जैसे जानकी का ध्यान कहीं से टूटा। उसने दोनों को देखा, फिर शर्मा जी को देखकर मुस्कुरा दी। श्वेता और आकाश सोफे पर एवं शर्मा जी जानकी के बगल में पलंग पर बैठ गए। श्वेता, आकाश, मुझे पूरी जिंदगी में इतना डर कभी नहीं लगा। ऐसा ना हो कि रुपयों के चक्कर में जीवन ही समाप्त हो जाए। शर्मा जी, क्यों, क्या हुआ? आकाश, पता नहीं क्या सोचती रहती है। श्वेता ने जानकी जी की ओर देखा। जानकी जी, अभी भी मैंने खिड़की के बाहर किसी औरत को देखा। जानकी बहुत देर से श्वेता को ही देख रही थी। श्वेता की बात का मानो उस पर कोई असर नहीं हुआ। शर्मा जी ने जानकी की ओर देखा। जानकी, क्या हुआ? जानकी, ओ जानकी। जानकी, हाँ, क्या हुआ पंडित जी? अरे श्वेता, तुम, अरे आप लोग कब आए? शर्मा जी आश्चर्य से जानकी की ओर देखने लगे। तुम सो रही थी क्या? जानकी, नहीं तो। श्वेता के मन को जानकी के इस बर्ताव ने और ज्यादा विचलित कर दिया। श्वेता, आकाश, अब हमें चलना चाहिए। लगभग 1 घंटे बाद तो सुबह हो ही जाएगी। मुझे भी नींद आने लगी है, कुछ देर आराम कर लूँ। आकाश भी जानकी के बर्ताव को समझ नहीं पाया था, इसलिए श्वेता की बात उसे सही लगी। दोनों उठ गए। आकाश, शर्मा जी, आप लोग भी आराम कीजिए, हम लोग भी कुछ देर आराम कर लेते हैं।
शर्मा जी, लेकिन इतने अंधेरे में कैसे रहोगे? आकाश, कोई बात नहीं, सोना ही तो है। आकाश ने बात खत्म की और श्वेता के साथ अपने कॉटेज की ओर चल दिया। अपने कॉटेज का दरवाज़ा खोला और अंधेरे में धीरे धीरे पलंग की ओर चला गया। श्वेता पलंग पर बैठकर, आकाश दरवाज़ा बंद कर दो। आकाश ने दरवाज़ा बंद किया और धीरे धीरे बाथरूम वाली लालटेन जो पलंग के पास रखी थी उठाकर उसे जलाने की फिर से कोशिश करने लगा। अचानक कॉटेज में लालटेन का उजाला फैल गया। श्वेता, लो, जल गई। श्वेता और आकाश ने राहत की सांस ली। आकाश ने लालटेन टांग दी। आकाश, शायद स्टार्ट बटन में ही कुछ प्रॉब्लम थी। भगवान का शुक्र है कि लालटेन जल गई। वहाँ जानकी जी के बर्ताव से तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो जानकी जी हैं ही नहीं। श्वेता, कैसी बात करते हो आकाश? तुम्हें तो मुझे सांत्वना देनी चाहिए और तुम मुझे वही बोल रहे हो जो मैं सोच रही हूँ। आकाश, तुम्हें भी वैसा ही लगा था ना श्वेता? कितनी डरावनी तरह से देख रही थी, पहले लालटेन को और फिर तुमको। श्वेता, मुझे लगता है जब से वो डर कर चीखी थी तभी से उन्हें कुछ हो गया है। आकाश, मुझे अब जितना डर पुराने महल से लग रहा था उतना ही डर अब जानकी जी से भी लगने लगा है। क्या हम